काफ़ी दिनों से जिसकी चर्चा थी आज उसका पटाक्षेप हो गया। हिना साहब और उसामा साहब आज आरजेडी में शामिल हो गए। लेकिन शामिल होने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या कमिटमेंट किया गया है, क्या डील हुई है, क्या विधानसभा चुनाव में दोनों लड़ते हुए दिखाई देंगे, अगर हाँ तो फिर किस सीट से, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ नीलकमल जी हैं और आशुतोष चंद्रा हैं जो कि इस खबर को कवर करके आए हैं। आशुतोष, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर जो दिख रहा है वो तो ठीक है, शामिल हो गए और सितंबर में ही इसकी पटकथा लिख दी गई थी जब आरजेडी के ही एमएलसी हैं विनोद जायसवाल, उनके घर पर मीटिंग हुई थी हिना साहब और लालू यादव की। लेकिन इतने दिनों बाद, सितंबर से और इतना समय बीतने के बाद जो अब शामिल हुए हैं, तो इस बीच में क्या कुछ अटक गया था जो फाइनल हुआ है और अब क्या डील डन हुई है? देखिए बिल्कुल डील तय है और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो तस्वीरें थीं ज्वाइनिंग के समय की, वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही थी। और सबसे बड़ी बात ये रही कि लालू प्रसाद यादव ने ओसामा को सदस्यता दिलाई, उसके बाद हिना साहब को सदस्यता दिलाई गई। लेकिन जब तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए तो ओसामा को ही लेकर आए, यानी जनरेशन नेक्स्ट की कहानी थी। और जनरेशन नेक्स्ट की कहानी, इसका मतलब है कि ओसामा कहीं ना कहीं से प्रतिनिधित्व करेंगे। तेजस्वी यादव से सवाल भी पूछा गया कि क्या चुनाव लड़ेंगे, तो उनका कहना था कि पार्टी तय करेगी। लेकिन ये तय माना जा रहा है, चूंकि सिवान में एक समय था जब एक छत्र शहाबुद्दीन का राज चलता था, और कई ऐसे सीटें थीं जहां पर शहाबुद्दीन कैंडिडेट भी तय करते थे। उनके समर्थक अभी भी विधायक हैं, एक ऐसी सीट है जो जहां से विधायक हैं, और चर्चा है कि उस सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि क्या हिना साहब को भी कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, और क्योंकि जो उनका लोग चाहते भी थे, कई बार उन्होंने कोशिश भी की थी कि आरजेडी के सिंबल पर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा मौका नहीं आया और आरजेडी ने तरजीह उस वक्त नहीं दी। इसके बाद से ही रास्ते अलग हो गए थे, रास्ते जुदा हो गए थे। अब ये कोशिश की जा रही है कि पहले ओसामा को सेट किया जाए और उसके बाद फिर हिना साहब को सेट किया जाए। तो विधान परिषद को लेकर के एक चर्चा थी कि क्या विधान परिषद में हिना साहब को भेजा जा सकता है, तो फिलहाल अभी वो गुंजाइश कम दिख रही है, वो गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि सीट अभी वैसी खाली नहीं है। लेकिन हाँ, भविष्य में एकोमोडेट जरूर किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भविष्य में हिना साहब को सम्मानजनक जगह मिल सकती है, या फिर राज्यसभा भेजा जाए या फिर विधान परिषद भेजा जाए। लेकिन ओसामा को चुनाव लड़ाया जाएगा जनरेशन नेक्स्ट की भूमिका में। तेजस्वी यादव ये मानते हैं कि ओसामा अगर आते हैं, यानी आ गए हैं, ओसामा आए हैं, तो पार्टी मजबूत होगी, और जो धर्मनिरपेक्षता की जो धारा इन लोगों की तरफ से सपोर्ट किया जाता है, जिस धारा को, उस धारा को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। ठीक है। खटपट तो काफ़ी दिन से चल रहा था और यही वजह थी कि हिना साहब ने निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा था सिवान में लोकसभा का, और एक तरीके से उन्होंने ताकत भी दिखाई। आरजेडी के जो कैंडिडेट थे अवध बिहारी चौधरी 1,98,000 वोट पर, यानी तीसरे नंबर पर चले गए, और 2,98,000 के आसपास वोट हिना साहब लाई थी निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए। तो क्या ये ताकत देखते हुए कि अभी भी हिना साहब या शहाबुद्दीन परिवार का न सिर्फ सिवान बल्कि आसपास के कई ज़िलों में प्रभाव है और उनको लाना एक मजबूरी थी, और अब चुनाव भी आने वाला है और ओवैसी फैक्टर भी हैं और अब नए फैक्टर साबित हो गए हैं प्रशांत किशोर, क्या इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए आप ऐसे देखिए कि आपने कहा कि एक तो वैसी फैक्टर हैं, दूसरे अभी प्रशांत किशोर आ गए हैं, तीसरा फैक्टर और है, वो है आरसीपी सिन्हा, जो 31 अक्टूबर को वो अपनी नई पार्टी का लॉन्च करने जा रहे हैं। तो वो भी मुसलमान वोट पर ही कंसंट्रेट करेंगे ज़्यादातर। ये चूंकि मुस्लिम वोट एक ऐसा होता है कि वो बीजेपी को अगर हराना है तो कोई भी पार्टी को वो मुस्लिम वोट उधर चले जाते हैं, एक मुश्त चले जाते हैं। तो वो एक मुस्लिम वोटर को मतलब रिझाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए हर संभव प्रयास हर पार्टी करती है। बीजेपी ने भी किया था, लेकिन बीजेपी को सफलता नहीं मिली। अब दिक्कत यह है आरजेडी के साथ हिना साहब और उसामा को लाने के लिए, इसलिए उनको जरूरत पड़ी है, क्योंकि एक आरजेडी की ताकत तो है ही है, एमवाई समीकरण उसका इंटैक्ट था। हिना साहब को इसलिए 2024 में टिकट नहीं दिया था, वो इंटैक्ट था। लेकिन हिना साहब ने अपनी ताकत दिखाई थी, दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस, जिसकी सहयोगी है आरजेडी, वो मुसलमानों पर कॉन्सेंट्रेट कर गई है। आप देखेंगे
कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, एक्चुअली वो भारत जोड़ो यात्रा से ज़्यादा मुसलमान जोड़ो यात्रा थी। बीजेपी का ये हमेशा दावा रहा है, क्योंकि उनका रूट ऐसा तय होता था जहां मुस्लिम डोमिनेंट एरिया होता था, उस रूट से राहुल गांधी। और ये 2024 के चुनाव में दिखा भी, लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों ने एक मुश्त वोट कांग्रेस को दिया। अब आरजेडी और क्षेत्रीय पार्टियों को यह डर सता रहा है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक कहीं खसक कर राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस है वापस उस ओर ना चला जाए। तो ऐसे में जो ताकतवर जो लोग रहे हैं, सिवान में शहाबुद्दीन के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, अब उनकी पत्नी या बेटे जो ओसामा है उनका भी पावर कम नहीं हुआ है। लोग आज भी उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं उनके समाज के। तो ये लोग आते हैं, तो अब आरजेडी को लगता है कि उस एरिया के जो मुस्लिम वोटर हैं वो इंटैक्ट रहेंगे आरजेडी के साथ इनके नाम पर। तो यही वजह है। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला, तो लोग ये कहने लगे कि भाई हिंदुओं को जगाने के लिए निकले हैं। तो ये हो गया है कि अब प्योर तुष्टीकरण की राजनीति, इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा एनडीए को मिलेगा, क्योंकि हिंदुओं के जब हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हैं, तो अब जो है ये लोग मुसलमान को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक समाज में संदेश चला जाएगा। बिल्कुल, मतलब पोलराइज करने की कोशिश ज़रूर होगी। एक दूसरे दल में इस बात की हमेशा होड़ मची रहती है। हमने सिर्फ सिवान लोकसभा का जिक्र किया है वहाँ के परिणाम के बारे में, लेकिन आपको याद होगा कि पूर्णिया में भी पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और आरजेडी की जो कैंडिडेट थी बीमा भारती, वो कहीं नहीं टिकी थी। उनके अपने विधानसभा सीट जो है वहाँ से भी वो नहीं मतलब लीड कर पाई, बल्कि बेहद कम वोट मिले। उसके बाद जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी एक निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीते थे, तब भी बीमा भारती कहीं नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा एक बहुत पहले गोपालगंज सहित 2-3 जगह पर उपचुनाव हुए थे, उसमें भी हिना साहब की वजह से मुस्लिम वोटों में बिखरा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके अब 2025 में चुनाव नज़दीक है, तो कहीं कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े, इन सब चीज़ों से सबक और सीख लेते हुए आरजेडी आगे बढ़ रहा है। और बढ़ रहा है तो क्या इसका एडवांटेज मिलेगा चुनाव में? नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं, और स्वाभाविक तौर पर बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जो सिनेरियो दिख रहे हैं, आपने पूर्णिया की बात कही, बिल्कुल सही बात कही। लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी को लगता था कि पप्पू यादव को वो हरा देंगे क्योंकि अल्पसंख्यक वोट बैंक कहीं जाएगा नहीं, लेकिन वहाँ भी वो तस्वीर दिखी। इसके अलावा उपचुनाव में भी, विधानसभा के उपचुनाव में भी वो तस्वीर दिखी। ये तब हालात हैं जब ओवैसी ने अपनी ताकत नहीं झोंकी, या फिर आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में भी ओवैसी ने बहुत कम सीमित सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन प्रशांत किशोर एक बहुत बड़े फैक्टर निकलकर सामने आए हैं। और इस जो उपचुनाव है इसमें भी प्रशांत किशोर ने अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में दिए हैं। इंडिकेशन भी था, प्रशांत किशोर ने कहा भी था कि हमारी जो टीम होगी उनमें अल्पसंख्यकों को भी तरजीह दी जाएगी। कहीं ना कहीं ये बात मैसेज साफ तौर पर है कि अगर आरजेडी अल्पसंख्यकों को इंटैक्ट नहीं कर पाई, अपने से जोड़कर नहीं रख पाई, तो आरजेडी को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि सिर्फ आपको यादव वोट बैंक के जरिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये इस नुकसान की संभावना की हम लोग बात कर रहे हैं 2025 की, लेकिन आपको अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में प्रचार प्रसार भी करना है और उससे ठीक पहले इन लोगों को शामिल कराया गया है। तो हो सकता है कि इनको स्टार प्रचारक के तौर पर उन चारों विधानसभा क्षेत्र में घुमाया भी जाए। एनडीए के पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, महज 1 सीट है, लेकिन इंडिया अलायंस का है या महागठबंधन का, उसके पास 3 सीट है और ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। और इस सेमीफाइनल में शिकस्त होगी तब तो फाइनल में ऐसे ही एज ले लेगा एनडीए। तो क्या एक ये रीज़न भी है? नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। अब ट्रायल करके देखने में क्या हर्ज है। अगर वो सही समय पर सही उम्मीदवार को या फिर सही जो नेता है अगर उनको अपने आप साथ लाते हैं, तो उसका रिजल्ट भी देखना दिलचस्प होगा। और यही कोशिश है, यही कोशिश है कि मुसलमानों को हर हाल में इंटैक्ट रखा जाए। और मुसलमान इंटैक्ट तब रहेंगे जब उन्हें एक चेहरा मिल जाएगा। शहाबुद्दीन एक फेस मानते थे लोग, तस्लीमुद्दीन एक फेस मानते थे लोग, तो ये फेस अगर नहीं है तो इनके पीछे कौन है? उनके बेटे हैं। तस्लीमुद्दीन भी नहीं है, उनके पीछे उनके बेटे हैं, वहाँ पर लीड कर रहे हैं अररिया में। और यहाँ पर भी सिवान में भी लोग मानते हैं, खासतौर से जो यंग जनरेशन की बात करें तो यंग जनरेशन भी सामने आ रहा है, तेजस्वी यादव के सपोर्टर सामने आ रहे हैं। तो यंग जनरेशन में जो अल्पसंख्यक समाज है वहाँ ओसामा लगता है कि ओसामा उनको लीड कर सकते हैं, और यही वजह है कि ओसामा को शामिल कराया गया ताकि आने वाले चुनाव में कुछ फ़ायदा मिल सके, और दिख जाएगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन आरजेडी के लिए तो ये चैलेंज है ही कि कितने मुस्लिम वोट बैंक को इनके सहारे अपने पास और जोड़ लेते हैं। कहा तो जाता ही कि वही समीकरण है, लेकिन बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि हिना साहब और ओसामा साहब के लिए भी है कि जिस आरजेडी की मुखालफत करते हुए इस पिछले कुछ दिनों से आगे बढ़ रहे थे, उसके लिए वोट मांगेंगे वो, तो कितना लोग भरोसा करता है मुस्लिम समाज का, ये भी मुझे लगता है कि टेस्ट ये उपचुनाव में मतलब परिणाम बताएगा कि कितने भरोसेमंद अब चेहरे रहे हैं। नहीं तो हो सकता है कि 2025 में फिर कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ आरजेडी बढ़े। कैसा वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर जो ओसामा साहब और हिना साहब शामिल हुए हैं आरजेडी में, एक तरीके से घर वापसी हुई है, तो उसके पीछे की क्या क्या वजह हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।